हो गया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। हेलो सर। हेलो बच्चे। सर मेरे को डाउट्स है बहुत सारे। बहुत सारे? ठीक है, ज्यादा नहीं, मतलब 4-5 है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ज्यादा भी होंगे तो भी मैं तुमको मना थोड़ी करूंगा। चलो पूछो बच्चे, क्या क्या डाउट है? हाँ सर, पहला क्वेश्चन है कि वायरस में क्या अनुपस्थित होता है। पहला द्विगुणन, दूसरा प्रोटीन संश्लेषण, तीसरा ऊर्जा विमोचन और चौथा उत्परिवर्तन। हाँ सभी अनुपस्थित होगा ना, क्योंकि उसमें तो वायरस में तो नॉर्मली मेटाबॉलिज्म चलती ही नहीं। सारे आएगा, मतलब सब कुछ अनुपस्थित रहेगा इसमें। हाँ, क्या क्या ऑप्शन था, एक बार वापस से बोलो तो। द्विगुणन, हाँ नहीं होता है। प्रोटीन संश्लेषण, ये भी नहीं होता है। ऊर्जा विमोचन और लास्ट है उत्परिवर्तन। अच्छा, इनमें से एक चूज करना है क्या? तो फिर हाँ लिविंग में यदि हम देखेंगे तो द्विगुणन हो सकता है, ठीक है। ऊर्जा जी सर। विमोचन, ऊर्जा विमोचन तो बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड करो हाँ फिर। यही वाला ऑप्शन दिया था तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। सर वंस मोर रिपीट, मैंने नहीं सुना, लेट ज्वाइन की तो। एक्चुअल में क्या होता है ना, वायरस जब तक बॉडी के बाहर है तब तक तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा उसमें, लेकिन हाँ। वो हमारी सेल के अंदर एंटर हो गया है, तो एंटर होने के बाद में क्या होगा, एंटर होने के बाद में इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है। वो यस सर। वो उसका मशीनरी यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है ना। हाँ। और म्यूटेशन तो हो सकता है, डीएनए आरएनए जो भी है तो उसमें म्यूटेशन तो होता ही है जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है ना। तो फिर एक ही ऑप्शन बच रहा है यहाँ पर, कौन सा? ऊर्जा विमोचन। ऊर्जा विमोचन इस तरीके सर से। एक क्वेश्चन और है कि विरियन है, मतलब विरियन क्या है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन। एक कंप्लीट वायरस जिसमें प्रोटीन, कैप्सिड, उसका जेनेटिक मटेरियल ये सब प्रेजेंट होते हैं ना, उस कंप्लीट वायरस को विरियन बोलते हैं। तो इसमें प्रोटीन का आवरण रहेगा ना सर? हाँ रहेगा। हाँ ओके सर। और सर इसमें मतलब जो अधिकांश लाइकेन होती है उसमें एस्कोमाइसिटिस होता है या फिर बेसिडोमाइसिटिस, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मोस्टली तो एस्को वाले होते हैं, लेकिन ऑप्शन में बेसिडो दिया है। लेकिन मोस्टली तो एस्को वाले होते हैं, इसमें गलत दिया हुआ मुझे लग रहा है। ओके सर। सर ईस्ट एक कोष की और पेनिसिलियम बहुकोष की है ना? पेनिसिलियम बहुकोष की है, ठीक, और ईस्ट एक कोष की है, सही। हाँ वो गलत दिया था। ऑप्शन में ना गलत दिया है, उसमें ना पेनिसिलियम को एक कोष की दिखा रहे हैं। अब वो कुछ यस सर, ऐसे दिया है। कई बार आंसर वो लिखने में मिस्टेक हो जाता है ना, वैसा कुछ। ओके सर। और सर हम्म। हाइड्रोशेयर का मतलब क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जल में अनुक्रमण, यानी कोई ऐसा जगह जहां पर गड्ढा था, पानी भर गया, और पानी भरने के बाद में हम सोचे कि सालों साल बाद धीरे धीरे वो जो गड्ढा है, वो जो तालाब जैसा बना हुआ था, वहां पे जंगल बन जाए, तो क्रमिक रूप से बहुत सारे समुदाय एक के बाद एक आएंगे, और उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर या जलीय अनुक्रमण। सर ओके सर, थैंक यू सर। ये क्लैम कनेक्शन क्या होता है, किसमें पाया जाता है? बेसिडोमाइसिटिस की, एस्कोमाइसिटिस, एक्रोमाइसिटिस की? बेसिडियो में पढ़ा था ना कि डाइकैरियोटिक स्टेज आने के लिए क्लैम्प जैसी स्ट्रक्चर बनेगी जिसके थ्रू एक न्यूक्लियस ट्रांसफर होगा, है ना। यस सर, रिंग बना के बढ़े थे उसमें ऊपर में। एक्सक्यूज मी हाँ बच्चे। सर, क्लासेस में ब्रायोफाइटा के उसमें स्पोर डिस्पर्जल आपने बताया था, एंथ्रोपसीडा ब्रायोपसीडा में, उसमें इलेटर और सूडो इलेटर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। इलेटर्स या सूडो इलेटर्स जो होते हैं ना, वो लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं जिनकी एंड्स जो है, जिनके सिरे जो है वो टैपरिंग होते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा सेलुलोजिक स्थूलन होता है। जब वो ड्राई होता है तो खिंच के कैप्सूल को ब्रेक होने में, बर्स्ट होने में हेल्प करता है। कुछ कुछ एंडोथीशियम जैसा मैकेनिज्म है एक्स्ट्रा थिकनिंग होने की वजह से। ओके सर, थैंक यू। पढ़ेंगे आगे। यस सर।
तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंथर की स्ट्रक्चर तक पढ़ लिया था। एंथर में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो सब देख लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी में क्या बोलोगे? लघु बीजाणु जनन। और ये तो तुमने कई बार पढ़ लिया अब तक। पढ़ लिया ना? क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? बोलो। नर युग्मक जीव का बनना। Yes, formation of microspore. इससे बनता है मदर सेल, पोलन मदर सेल। Microspore mother cell through meiosis. yes, through meiosis. Very good. तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है? कैसे होगा? जैसे ये एक सेल है। कौन सी सेल है ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहां पर रहती है माइक्रोस्पोर मदर सेल? कहां पर होती है? एंथर के अंदर। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां पर होती है? एंथर के अंदर। एंथर के अंदर। एंथर के अंदर भी वो पर्टिकुलर जगह जहां पर ये हमें मिलेगा वो क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी या पॉलन सेट भी बोल सकते हैं क्या उसे हम? यहाँ पर यस सर। तो यस सर। तो पॉलन सेट के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है? बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे है ना? बहुत सारे हैं। तो इसके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। जब भी मियोसिस होगा तो कितनी सेल बनेगी? 2 सेल की 4 सेल? 4। 4। 4 सेल। सर हिंदी में भी लिख दीजिए ना एक बार। क्या नहीं पता हिंदी में बताओ। इसमें जो भी सर वो वहां पे समझ आता है, लेकिन जब बुक में पढ़ते ना तो कहीं पर जनन लिखता है, कहीं पर जन लिखता है, कभी कुछ लिखता है, तो क्लियर नहीं होता मुझे एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी की बुक की लैंग्वेज तो बहुत खतरनाक है बच्चे। हाँ वो ना क्लियर नहीं होता अच्छे से। एनसीईआरटी की बुक में यदि तुम लैंग्वेज देखोगे तो वो इतना भयानक भयानक टर्म्स यूज कर रहा है जिसकी हद नहीं। और हिंदी में और समझ नहीं आता। तो उस लैंग्वेज में तो मैं भी पढ़ाऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा तुमको। उस लैंग्वेज तो भी पढ़ाऊंगा तो तुमको समझ नहीं आएगा। वो समझने के लिए तो मैं सिंपल लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ेगी। सर लेकिन एग्जाम में तो उसी में से पूछेगा ना, मतलब ऐसे ही। सर तुमको जो टर्म नहीं पता पड़ रहा है ना वो मुझे पूछ लो, क्योंकि हाँ ठीक है। पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो कितने 10 टर्म ऐसे मिलेंगे मैक्सिमम। हाँ सर पढ़ाओ, नहीं तो टाइम निकल जाएगा पूरा। हाँ 10 के चक्कर में हम सारे ही लिखने लग गए वैसे तो हो गया। तो इसीलिए कोई टर्म में दिक्कत आती है तो वो पूछ लो अलग से, है ना? पढ़ते टाइम अंडरलाइन कर लो और जैसे रीडिंग क्लास स्टार्ट होती है उस टाइम पे पूछ लो कि सर ये वाला टर्म जो है इसका मीनिंग क्या है ना? यस सर, थैंक यू। सर हम पढ़ रहे हैं उस टाइम पे कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो तो तुरंत पूछ लो। यदि तुमको नहीं पता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को हिंदी में क्या बोलते हो तो पूछ लो, हाँ है ना? ऐसे पूछ लो। मियोसिस का मतलब नहीं पता है तो पूछ लो, ठीक नहीं है? पता है, पता है। तो फिर इसको अब हिंदी में लिखूंगा तो कोई मतलब नहीं है, अपना टाइम जाएगा फालतू। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन होता है? एक बार कि 2 बार? एक बार। एक बार कि 2 बार? एक बार। एक बार ही होता है ना? यस सर। पर मियोसिस हुआ तो 4 कोशिका बनेंगी कुछ इस तरीके से। इन चारों को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर टेट्रा, लघु बीजाणु चतुष्क। अपलोड हो गया? सर उसको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड बोल सकते हैं ना? सर रुक गए हैं आप? हाँ वीडियो लग गया, बाकी क्या स्टेशन आ दिया गया सर? है। वैसे का स्टेशन आ गया अभी। लघु बीजाणु चतुष्क बोले ना? हाँ हाँ लघु बीजाणु चतुष्क। ये क्या लिखा है? माइक्रोस्पोर क्या लिखा है? टेट्राइड क्या लिखा है? हेलो सर। अच्छा गए हैं। सर आप कैसे लगा? क्या था उन्हीं को देख रहे हैं। अब तो बोर्ड भी गया, बाप रे।
अब मैं लिखूं कैसे? लिखे नहीं क्या? मत लिखो, हाँ मत लिख आंसू। हो गया। इसको क्लोज कर दो, चैट वाला बंद कर दो। ये सेलुलोज क्या लिखा है? सेलोज सीधा कैलोस 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 होता है वो अल्फा सेलुलोज होता है, ग्लूकोज का ही पॉलीमर है ये। कैलोस भी सेलुलोज जैसे ही होता है। तो उसने क्या किया हुआ है, उसने इन माइक्रोस्पोर्स को चिपकाया हुआ है, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो है उनको चिपकाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर से सेपरेट हो सकते हैं कब? जब एक एंजाइम बने। कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, नाम से पता पड़ रहा है ना, कैलेज क्या करेगा, कैलोस को डाइजेस्ट कर देगा। तो ये चारों सेल जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ये कैलेज एंजाइम कौन बनाता है? टैपेटम सिक्रीट करता है। टैपेटम से। कौन बनाता है? टैपेटम। पढ़ा था हमने, टैपेटम जो है वो बनाता है कैलेज एंजाइम, जिससे कि क्या हुआ, सेपरेट हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सर हाँ बच्चे, हेलो सर। स्पोरेंजियस टिश्यू कहाँ पे होता है सर? कौन सा टिश्यू? स्पोरेंजियस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू, बीजाणु मात्र ऊतक। कहां पे होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू। ये माइक्रोस्पोर किससे बना हुआ है? ये माइक्रोस्पोर किससे डेवलप होता है? डेवलप्ड फ्रॉम स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू, बीजाणु मात्र ऊतक या बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक बोलेंगे। तो बीजाणु जन ऊतक जो है उसकी कोशिकाएं क्या बना देती है? माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। कहां पर था ये जो हम एंथर बना रहे थे, सपोज इस टाइप का हमने एंथर बनाया था, तो यहाँ पर ये पॉलन साइट के अंदर यहाँ पर था पहले स्पोरोजीनस टिश्यू। यहाँ पर क्या था? स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू ही डिवाइड करके क्या बना देता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाता है। समझ गए क्या? बीजाणु Yes, sir. जन ऊतक क्या होता है, समझ गए ना? यस सर। पहले बीजाणु जन ऊतक होगा, उससे फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे, फिर इसमें मियोसिस होकर के माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। हेलो सर। हाँ बच्चे, सर ये जो कैलोस है सबसे पहले मियोसिस हुआ, उसके बाद कैलोस के थ्रू फिर अलग अलग स्फुटन फिर अलग अलग बना। सर कैलोस मतलब बताएं सर, उसमें कैलोस क्यों हो रहा है कॉलेज कैलोस के थ्रू? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल इसके जब सेल वॉल बनेगी ना, कोशिका भित्ति जब बनेगी, तो उस कोशिका भित्ति में एक्स्ट्रा सेलुलोजिक डिपोजिशन या कैलोस का डिपोजिशन होता है। और वो डिपोजिशन जो सेल वॉल बन रही है तो उसके ऊपर भी दिख रहा है, जिसकी वजह से ये अभी चिपके हुए, ठीक है। और यदि ये वॉल यहां से डिसॉल्व हो जाए, कैलोस की जो लेयर है वो डिसॉल्व हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ये चारों सेपरेट हो जाएंगे। कौन डिसॉल्व करेगा? कैलेज एंजाइम डिसॉल्व करेगा। क्लियर है बच्चे? सर मदर सेल एक ही होता है ना? क्या बच्चे? मदर सेल क्लियर एक नहीं ही हो होता है ना? बहुत सारे मदर सेल होंगे यहाँ पर स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर, बहुत सारे बनेंगे इससे मदर सेल्स। सर जो मियोसिस बताइए ना। बच्चे टिश्यू क्या होता है? ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह। तो यहाँ पर एक कोशिका थोड़ी है, कोशिकाओं का समूह है एक। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल एक थोड़ी बनेगा, बहुत सारे बनेंगे, नहीं क्या? यस सर। हाँ, अभी जानते हैं एक एंथर के अंदर तो बहुत सारे पॉलन बनते हैं ना, चार ही थोड़ी बनते हैं, बहुत सारे पॉलन बनते हैं। इसका मतलब वहां पर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मियोसिस हो रहा है, उस मियोसिस का टाइप यदि हम देखें तो दो टाइप का डिवीजन हो सकता है। एक होता है साइमल्टेनियस डिवीजन और एक होता है सक्सेसिव डिवीजन। देखो क्या होता है, इरेज कर दो इसे। यस यस। देखो, two types of division during microsporogenesis. लघु बीजाणु जनन जो है उस टाइम पे दो टाइप का मियोसिस होता है। कौन कौन सा? वन इज
सक्सेसिव डिवीजन, और दूसरा होता है साइमल्टेनियस डिवीजन। क्या मतलब है इनका? सक्सेसिव का मतलब जानते हो क्या? क्रमबद्ध विभाजन। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध, एक के बाद दूसरा। सक्सेसिव। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? समानांतर या साथ साथ जो विभाजन होगा वो साइमल्टेनियस। सक्सेसिव का मतलब समझ गए? सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक, और साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ। अब एक के बाद एक और एक साथ साथ का मतलब क्या है? देखो, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, कैसे शॉर्ट में एमएमसी लिख दूं क्या? जब मैं छोटा वाला एमएमसी लिख रहा हूं, स्मॉल एम सी, तो समझ जाना है माइक्रोस्पोर है, और जब मैं कैपिटल वाला लिखूंगा कैपिटल एम सी, तो समझ जाना वो मेगास्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोश का है ना। अब इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर हुआ मियोसिस 1। अब मैं तुमको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 बता रहा हूं कैसे होता है। हेलो सर। सक्सेसिव का मतलब क्या बताया? एक के बाद। तो क्या होगा? पहले मियोसिस होगा, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 होगा तो कितनी कोशिकाएं बन जाएगी बताओ? क्या ये अगुणित है कि द्विगुणित? ये कोशिकाएं अगुणित है भी? यस सर। चार कोशिकाएं होती है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हो, 2 होगी तो क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोर डायड। यस सर। इसको डायड भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर डायड भी बोलते हैं इसको। मियोसिस 1 हुआ, और क्या मियोसिस 1 के होने के साथ साथ में साइटोकाइनेसिस भी हो गया, कोशिका द्रव्य विभाजन भी हुआ है क्या? यस। तो मियोसिस 1 अलॉन्ग विद साइटोकाइनेसिस और सूत्र विभाजन प्रथम, और उसके साथ में कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, माइक्रोस्पोर का डायड बन गया। फिर क्या होगा? फिर मियोसिस 2 होगा, और इसके साथ में फिर से साइटोकाइनेसिस होगा। क्या 2 से 4 कोशिकाएं बन जाएंगी? कुछ ऐसा। ये क्या है? इसे हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्रा, समद्विपार्श्व चतुष्क माइक्रोस्पोर टेट्रा। तो सक्सेसिव या क्रमबद्ध का मतलब क्या हो गया? क्रमबद्ध का मतलब हो गया पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, क्रम से होगा, साइटोकाइनेसिस एक एक के बाद में होगा। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? एक साथ। साइमल्टेनियस डिवीजन में क्या होता है? देखो, मियोसिस 1 हुआ, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा यहां पर, विदाउट साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 1 हुआ है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। क्या होगा बताओ? 2 कोशिका बनेगी कि सिर्फ 2 केंद्रक बनेंगे? 2 केंद्र। 2 केंद्रक बनेंगे, 2 कोशिका नहीं बनेगी। ठीक है? ये क्या है? आइसोबाइलेटरल टेट्राइड है क्या? हाँ, आइसोबाइलेटरल टेट्रा। सर हिंदी में बताइए ना। हिंदी बोलेंगे समद्विपार्श्व चतुष्क, समद्विपार्श्व चतुष्क। यहाँ पर क्या हुआ? मियोसिस 1 हुआ, अब जो कोशिका बनी उसके अंदर 2 केंद्रक है, 2 कोशिका नहीं बनी है, डायड नहीं है, क्या है? 2 केंद्रक है। फिर क्या होता है? फिर इसके बाद में होता है मियोसिस 2, विभाजन द्वितीय, अगेन विदाउट, अभी भी विदाउट साइटोकाइनेसिस, अभी भी कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ। क्या 4 कोशिका बन जाएगी कि 4 केंद्रक बनेंगे? 4 केंद्रक बनेंगे। 4 केंद्रक बनेंगे, 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 4 केंद्रक। ठीक है? अब क्या होगा? अब एक साथ इसके अंदर होगा साइटोकाइनेसिस, इसीलिए हमने इसको बोला क्या? इसको हमने बोला साइमल्टेनियस डिवीजन। इसका मतलब क्या होता है? एक साथ विभाजन, और एक साथ विभाजन हुआ तो कितनी सेल्स बनेंगी? टोटल 4 सेल्स। एक ये वाली बन गई, एक सेल ये बन गई, एक ये सेल बन गई, एक ये सेल बन गई, एक ये सेल बन गई। 4 कोशिकाएं बन गई इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब 4 कोशिकाएं, यदि जैसा तुम मीथेन का स्ट्रक्चर देखते हो टेट्राहेड्रल, मीथेन का स्ट्रक्चर सबने पढ़ा है, टेट्राहेड्रल होता है, पढ़ा है क्या? यस सर। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर होगा। क्या है ये? टेट्राहेड्रल
टेट्राड, यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने में अंतर आ रहा है। जो साइमल्टेनियस है उसमें टेट्राहेड्रल टेट्राड बनता है, जबकि सक्सेसिव में आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनता है। कॉमनली ये देखने को मिलता है मोनोकॉट के अंदर, मोस्टली इन मोनोकॉट्स, और ये होता है मोस्टली इन डाइकॉट्स। एग्जांपल क्या हो जाएगा? आइसोबाइलेटरल टेट्राड मोस्टली मोनोकॉट में होता है, और टेट्राहेड्रल टेट्राड जो है मोस्टली डाइकॉट्स में होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? दोनों में डिफरेंस है। साइटोकाइनेसिस कब हो रहा है उस चीज में, साइटोकाइनेसिस होने की टाइमिंग में डिफरेंस है। सर इस नीचे वाले में भी कैलस होगा? नीचे वाले में कैलोस तो सब में ही होगा, कैलोस तो सारे टेट्राड्स में होगा। तो ये भी अलग अलग होगा, उसके बाद 3 डीजनरेट होगा, सिर्फ एक बस वो रहेगा एक्टिव। हाँ बिल्कुल। नहीं सॉरी क्या बोल रहे हो? 3 डीजनरेट वाला काम यहाँ पर नहीं है अभी। हाँ तो मैक्रोस्पोर है, होगा, मेगास्पोर वाले में होता है ना? हाँ। ठीक है, तो ये 2 टाइप हो गए। अब ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं इनके और भी टाइप है। शेप की यदि हम बात करें तो 2 शेप तो देखा तुमने, एक आइसोबाइलेटरल, एक टेट्राहेड्रल। कुछ होते हैं जो लीनियर टेट्राड होते हैं, उसके बारे में कुछ इस तरीके से हो रहा है कि चारों माइक्रोस्पोर जो है वो लाइन से लगे हुए ऐसे, लीनियर टेट्राड। कुछ के अंदर टी शेप का होता है, उसके अंदर 2 एक प्लेन में और 2 दूसरे प्लेन में। कुछ इस तरीके से। तो ऐसे अलग अलग टाइप के टेट्राड होते हैं। लीनियर हो सकता है, टी शेप्ड हो सकता है, डेक्यू शेप हो सकता है। ठीक है, इतना अपने को नीट में नहीं पूछते, इसलिए इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ध्यान रखना कि होते हैं और भी शेप्स टेट्राड के, अपने काम का ये 2 शेप ही। ठीक है, कुछ प्लांट्स की तरफ। हाँ बच्चों, सर यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ पे ये टेट्रा टेट्राहेड्रल टेट्राड। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है, क्या होता है? चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय चतुष्क। मीथेन की स्ट्रक्चर पढ़ी है ना तुमने? ऐसा लगा होता है, टेट्राहेड्रल ही तो होता है वो। यस सर। वहां पर जैसे हाइड्रोजन लगे हुए वैसे यहाँ पर क्या लगे हुए? माइक्रोस्पोर्स लगे। अब देखो, यदि बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स जुड़े रह जाए, चिपके रह जाए, अलग ना हो, तो उस केस में हम उसे बोल देते हैं क्या? उसे हम बोल सकते हैं वैस्यूल। राइट? इन सम प्लांट्स many tetrads remain attached in small groups known as vestiuli. एग्जाम्पल ऑर्किड। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जस्ट कि ऑर्किड के अंदर बहुत सारे टेट्राड चिपक करके क्या करते हैं? गुच्छे बना लेते हैं। उन गुच्छों को क्या बोलते हैं? वैस्यूल। इसके अलावा इन microspores does not separate, they do not separate from tetrad। साथ एक साथ ही ग्रुप में चिपके ही रह जाएंगे। ऐसा किसके अंदर होता है? ट्रापा के अंदर। एक और एग्जांपल ध्यान रखना, इन कस्कुटा, कस्कुटा रिफ्लेक्सा polyspory is found, polyspory is found। क्या होता है पॉलीस्पोरी? 11 माइक्रोस्पोर होते हैं। 11 माइक्रोस्पोर the place of tetra, the place of tetra। कैसे हो सकता है ऐसा कि जहां 4 माइक्रोस्पोर्स होने चाहिए
वहां पर 11 माइक्रोस्पोर है। कैसे पॉसिबल है बताओ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई तरकीब है तुम्हारे पास जिससे ये 4 जो है सेल्स वो बढ़ के 11 सेल्स बन जाए? 11 तक हो सकती है, क्या कोई तरीका है? बोलो बोलो, कोई तरीका है जिससे कि 4 सेल बढ़ के 11 सेल हो जाए? माइटोसिस के थ्रू। वेरी गुड, वेरी सिंपल। इससे सिंपल क्या बात हो सकती है कि यानी माइक्रोस्पोर बनने के बाद और माइटोसिस वगैरह करके अपना नंबर बढ़ा लेते हैं और ग्रुप में ज्यादा स्पोर्स बन जाते हैं। किसके अंदर होता है ऐसा? कस्कुटा रिफ्लेक्सा के अंदर। एक और भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस एस्क्लेपिडेसी का मेंबर। हेलो सर। सर ये सबको हिंदी में भी बता दीजिए। हेलो सर, हिंदी में बताइए ना इसको, फर्स्ट को भी। एक बार सारे लिख लो 4 पॉइंट, इस बार डिस्कस कर लो। कैलोट्रोपिस, इन कैलोट्रोपिस many pollen grains are present in pouch, like structure, yeah, all the pollen grains, no many नहीं, all the pollen grains are present in pouch like structure known as pollinia. pollinia क्या होता है? अब वापस से रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, देख लो एक बार, यदि भी पॉइंट तुमने नोट नहीं किया तो देखो क्या हो रहा है। नॉर्मल जो हम देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है कुछ ऐसा। अब इसमें हमको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं कि कुछ के अंदर ऐसे बहुत सारे टेट्राड आपस में चिपके हुए हैं गुच्छों के रूप में, उसे क्या बोलते हैं? मेस्यूली। पहली लाइन क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। देखो ट्रापा में क्या होता है? ट्रापा में जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बने इसके बाद ये सारे अलग अलग होने चाहिए। तो माइक्रोस्पोर ये अलग नहीं होते बल्कि साथ में चिपके रह जाते हैं। ट्रापा के अंदर ऐसा हो रहा है। क्लियर हुई के बाद? सेपरेट नहीं हुए, चिपके रह गए। क्लियर हुई के बाद? यस सर। कस्कुटा रिफ्लेक्सा में क्या होता है? ये माइक्रोस्पोर फिर माइटोसिस करता है और 4 की जगह पर बढ़ के 11 तक माइक्रोस्पोर हो जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीस्पोरी। क्लियर हुई के बाद? यस सर। माइटोसिस करके 4 से सर एक बार और, एक बार सर थर्ड को वन टाइम और, थर्ड को वन टाइम और सर, अभी जो बता देखो 4 माइक्रोस्पोर हैं, यदि माइटोसिस करके 4 की जगह 4 से ज्यादा हो जाए, 11 तक हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीस्पोरी। किसके अंदर होता है? कस्कुटा के अंदर। अमरवेल। और कैलोट्रोपिस में क्या होता है? कैलोट्रोपिस में एंथर के अंदर जितना भी पॉलन ग्रेन है वो सारा का सारा क्या होता है? वो सारा का सारा एक थैलेनुमा संरचना के अंदर इस तरीके से रह जाते हैं। इस थैलेनुमा संरचना को क्या बोलते हैं हम? पॉलिनियम बोलते हैं। पॉलिनियम। क्या लिखा हमने? हमने लिखा कि कैलोट्रोपिस ऑल द pollen grains are present in a pouch like structure that is known as pollinium। क्या होगा? इंसेक्ट जो है इस पॉलिनियम को लेके घूमता रहेगा इधर-उधर, जिस फ्लावर पे जाएगा उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा जो है वो पॉलन डालता जाएगा। यानी किसमें हेल्प करेगा ये पॉलिनियम हेल्प करेगा इंसेक्ट पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। क्या क्लियर हो गया? चारों पॉइंट, चारों लाइनें? यस सर। 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट से तुम्हें जस्ट रीड कर लेना है। नॉर्मली जो नीट का एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा बाहर ऐसे एग्जांपल्स नहीं पूछे जा रहे, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो बुक तुम सॉल्व करोगे वहां तुम्हें मिलेंगे, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा तो बता दूं। सर 11 माइक्रोस्पोर कैसे हुए? माइटोसिस करके बच्चे 4 है, एक माइटोसिस हुआ 5 हो गए, 2 माइटोसिस हुआ 6 हो गए, तीसरे ने माइटोसिस किया या 7 हो गए और माइटोसिस हुआ 8 हो गए। इस तरीके से माइटोसिस से बढ़ जाएगा नंबर। सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार। लास्ट वाला पॉइंट है कि कैलोट्रोपिस में सारे पॉलन ग्रेन एक थैलेनुमा संरचना के अंदर बंद रहते हैं जिसे हम पॉलिनियम बोलते हैं। किसमें हेल्प करेगा? इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, कीटों के द्वारा परागण में हेल्प कर देगा। इस एपरेटस को हम ट्रांसलेटर सर बोल देते हैं। हां हेलो सर, हां बच्चे फर्स्ट को एक बार और बताना था। फर्स्ट बोला? यस सर। हमने लिखा था, यस सर। हमने लिखा था कि कई बार ये जो टेट्रास्पोर्स होते हैं वो टेट्रास्पोर्स के बहुत सारे सॉरी माइक्रोस्पोर टेट्राड है बहुत सारे, वो आपस में चिपके रह जाते हैं। बहुत सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड आपस में चिपके रह जाते हैं और उस झुंड को, उस गुच्छों को, जो टेट्रास्पोर के गुच्छे बन रहे हैं उन गुच्छों को क्या बोल देते हैं? मेस्यूली बोल देते हैं। और फिर वगैरह के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है,
यस सर। अब ना थोड़ा सा माइक्रोस्पोरिया पॉलन के रिलेटेड हम थोड़ी सी बातें करते हैं कि माइक्रोस्पोरिया पॉलन कैसा होता है। नेक्स्ट देखो, माइक्रोस्पोर अभी जब माइक्रोस्पोर बना है तो उस टाइम पे इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? उस टाइम पे इसकी स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल सी है। देखो क्या होता है कि यहाँ पर की वॉल, माइक्रोस्पोर की वॉल, इसका बना हुआ है माइक्रोस्पोर का वॉल, इसका बना हुआ होगा पेक्टोसेलुलोज का। माइक्रोस्पोर की वॉल जो है वो किसकी बनी हुई है? वो पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट है। कौन सी लेयर है? यानी पॉलन की वॉल जो है वो कुछ इस टाइप की है। ये रेड कलर से जो मैंने बनाया है वो वाली लेयर को क्या बोलोगे? एक्साइन। क्या बोलोगे? एक्साइन। और व्हाइट कलर वाली जो लेयर बनाई है वो क्या है? इंटाइन। इंटाइन। कुछ जगहों पर देख रहे हो कि एक्साइन जो है वो एब्सेंट है, गैप रह गया है, छोटा सा छेद जैसा, पोर जैसा, जनन छिद्र है। यस, जर्मपोर, जनन छिद्र। अंदर की तरफ यहाँ पर इसका मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो दिख रहा है डायग्राम में अभी, उसे हम स्पोरोडर्म बोलते हैं। स्पोर की वॉल स्पोरोडर्म। ये इसकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर क्या होगा इसका? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर होगा इसका न्यूक्लियस। सपोज ये है इसका न्यूक्लियस, और इनके अंदर वैक्यूल वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। एक वैक्यूल भी बना देता हूं। क्या कैसी चीजें दिख गई? तुम्हें दिख गया यहाँ पर जर्मपोर। जनन छिद्र क्या होता है? जनन छिद्र वह स्थान है, जर्मपोर वह स्थान है जहां पर एक्साइन अनुपस्थित होता है और एक छोटा सा पोर जैसा संरचना बन जाता है। ये बाहर वाला जो लेयर है इसे हम बोलते हैं एक्साइन। वाला जो लेयर है इसे बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म। माइक्रोस्पोर की वॉल स्पोरोडर्म। इसके अंदर इसकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अंदर क्या है? ये इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर है वैक्यूल, रेटिका, और ये है इसका केंद्र। ये है संरचना किसकी? ये है संरचना माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर यदि हम बात करें इसका साइज और शेप, साइज कितना होता है पॉलन ग्रेन का? साइज किसी को पता है क्या? बता दो मुझे। माइक्रोमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर। 25 to 50 माइक्रोमीटर। 25 to 50 माइक्रोमीटर। कितने बड़े साइज का होता है? शेप कैसा होता है? आकृति कैसी होगी? गोलाकार। या तो स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल, राउंड, या फिर ओवल होगा। स्फेरिकल या ओवल होगा। ठीक है, तो इस टाइप का होता है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो? यहाँ पर देख रहे हो वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर। वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर क्या बोला हमने इसको? इसको हमने नाम दिया है स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म। ठीक है, इस स्पोरोडर्म के अंदर दो लेयर देख रहे हैं हम। कौन कौन सी लेयर देख रहे हैं? एक देख रहे हो एक्साइन
बाह्य चोल बोल देते हैं इसको, इंटाइन अंतर चोल बोल देते हैं, चोल का मतलब कवरिंग। तो एक्साइन और इंटाइन दो लेयर। एक्साइन वाली लेयर किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। जबकि इंटाइन वाला लेयर किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज और पैक्टिन। जब पोलन ट्यूब बनेगी तो इंटाइन ही ग्रोथ करेगा, यानी पोलन ट्यूब की वॉल भी कौन सी होगी? इंटाइन वाली, पेक्टोसेलुलोजिक होगी। अब एक्साइन जो है बच्चों, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बाहर वाला पोर्शन होता है उसे बोलते हैं एक्ट एक्साइन, और अंदर वाला जो होता है उसे बोलते हैं एंड एक्साइन। ऐसे दो लेयर होती है एक्साइन के अंदर। एक्ट एक्साइन बाहर वाला, बाहरी एक्साइन, और अंदर वाला जो होता है वो एंड एक्साइन, या इसे नेक्साइन भी बोलते हैं, एप्कोस एक्साइन भी बोलते हैं। अब ये जो एक्ट एक्साइन है इसके अंदर 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी 3 लेयर होती है? सबसे अंदर की तरफ फुट होगा, उसके बाद बैकुलम होगा, बैकुला, और सबसे ऊपर होगा टेक्टा। ये 3 परतें होती है। ये सारा किसके बारे में बता रहा हूँ? ये सारा बता रहा हूँ इस स्पोरोडर्म के बारे में। तो थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे समझोगे? कि सबसे नीचे वाली परत जो है, क्या अब इसे इरेज कर दो ना, इसकी माइक्रोस्पोरोला डायग्राम की देखी है सबने, समझ में भी आ गया होगा सबको। जर्म पोर का क्या फंक्शन होता है? जर्म पोर का क्या कार्य है? जर्म छिद्र का कार्य पराग नलिका बनाएगा वो। पराग नलिका बनाएगा, जहां से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है और पराग नलिका बना देता है। स्पोरोपोलेनिन किस प्रकार का पदार्थ होता है बता सकते हो क्या? प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि लिपिड है? स्पोरोपोलेनिन लिपिड जैसा होता है। लिपिड। लिपिड जैसा। सर वो चिपचिपा पदार्थ होता है क्या? क्या हुआ? चिपचिपा टाइप। आवाज नहीं आ रही बच्चे, जोर से बोलो थोड़ा। सर चिपचिपाहट होती है, क्या बोल रही हूँ? नहीं आवाज है, क्या बोल रहे हो? चिपचिपा होता है क्या पूछ रही है वो। चिपचिपा तो पॉलन किट होता है। चिपचिपा क्या होगा? पॉलन किट। स्पोरोपोलेनिन चिपचिपा नहीं होता। स्पोरोपोलेनिन के ऊपर भी एक लेयर कई बार बनती है किसके अंदर? उन पार्टों के अंदर जो किसके द्वारा परागित होते हैं? कीट के द्वारा। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट के अंदर चिपचिपी लेयर होती है जिसे पॉलन किट बोलते हैं। वो भी लिपिड लाइक सब्सटेंस ही होता है, कैरोटीनॉइड्स वगैरह। ये अंदर वाली लेयर मैंने पहले बनाया इंटाइन। जो वाली लेयर जो मैंने बनाई है यहां पर इंटाइन, डायग्राम में तुम देख पा रहे थे। इंटाइन के ऊपर क्या लेयर है? एक्साइन। अब एक्साइन के अंदर 2 लेयर बनाई। कौन कौन सी? एक्साइन के अंदर एक ये वाला पार्ट है, इसको बोल रहे हैं हम एंड एक्साइन। इसको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे इधर इधर एंड एक्साइन। एंड एक्साइन के ऊपर है एक्ट एक्साइन, और एक्ट एक्साइन के अंदर 3 लेयर्स है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। ये पूरा क्या है? ये पूरा है एक्ट एक्साइन। एक्ट एक्साइन के अंदर 3 लेयर्स बताई थी। कौन कौन सी? एक बताई थी फुट, एक बताई थी। हेलो सर। हाँ बच्चे। हेलो सर। हाँ बच्चे। हेलो सर। बच्चे। सर ये जो क्या बोलते हैं एक्टेक्साइन है उसको कौन सर, उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड किए हैं, तो सर कौन कौन सा है? थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, आप बोल दीजिए ना। नीचे वाला पार्ट जो कंटीन्यूअस है, नीचे वाला पार्ट जो लगातार एक परत के रूप में है, उसे बोलते हैं फुट पार्ट। उसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से वो कंटीन्यूअस नहीं है, कहीं पे ऊंचा ऊंचा सा दिख रहा है, वो होता है बैक्यूला और बैक्यूला, और इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है थोड़ा सा गोलाकार जैसे दिख रहा है, वो होता है टेक्टम। तो ऐसे 3 पार्ट होते हैं, हिंदी में भी टेक्टम ही बोलते हैं। और इसके ऊपर बने होते हैं डिजाइन। जैसे मान लो एक है, इसके ऊपर बना हुआ है ऐसा स्फीयर, गोला बना हुआ है सॉरी, इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है किसके ऊपर? टेक्टम के ऊपर। किसी के अंदर हो सकता है यहाँ पर ऐसे कांटे जैसे डिजाइन, किसी के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे
डिप्रेशन जैसे, गड्ढे जैसे बने, पिट जैसे बने। तो ऐसे अलग अलग टाइप के डिजाइनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन ये डिजाइनिंग एक पर्टिकुलर फैमिली में या एक पर्टिकुलर जो टेक्सा होगा उसके अंदर फिक्स होगा। यानी हम इस डिजाइन को स्टडी करके ये बता सकते हैं कि ये पॉलन किस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये इंपॉर्टेंस है किसका, इस टेक्टम वाले जो लेयर के ऊपर ऑर्नामेंटेशन है उसका, डिजाइनिंग है उसका। हेलो सर। हाँ सर हिंदी में बताइए ना जो भी टर्म है उसको। मैंने बताया ना कि टेक्टम वाली जो परत है इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के डिजाइनिंग जो है वो बने हुए होते हैं, और इन डिजाइनिंग के थ्रू ये पता लगता है कि पॉलन ग्रेन जो है वो किस वर्गीय संवर्ग से बिलोंग करता है, किस टेक्सॉन से बिलोंग करता है, वर्गक से बिलोंग करता है ना। सर टर्म्स को बोला हूं मैं। टेक्टम, टेक्टम जो है वो सबसे ऊपर वाली है। टेक्टम की स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से या किस टैक्सॉन से बिलोंग करता है। मैं लिखवा देता हूं ऐसे। तो क्या क्या खास बात यहां पर होती है देखो। सबसे पहले स्पोरोपोलिनेन की खास बात क्या है। स्पोरोपोलिनेन विघटित नहीं होता। यस, द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो कौन है, स्पोरोपोलिन। किसके लिए रेजिस्टेंट, किसके लिए प्रतिरोधी होता है, रेजिस्टेंट फॉर ताप, अम्ल, हाई टेम्परेचर, हीट स्ट्रोक के लिए, रेडिएशन, Strong. अम्ल, यस अम्ल, एसिड, बेस, एंजाइम्स, जो एंजाइम्स है वो भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एटसेट्रा। तो ये स्पोरोपोलिनेन जो है वो बहुत ज्यादा प्रतिरोधी प्रकार का पदार्थ है, जल्दी से डिग्रेड नहीं होगा। तो इसका मतलब यदि कोई पॉलन जमीन के नीचे दबा रह जाए, यदि कोई पॉलन जमीन के नीचे दबा रह जाए तो क्या ये डाइजेस्ट होगा कि ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। इसका डिजाइन जो है वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। तो क्या ये फॉसिल की स्टडी में हेल्प कर सकता है क्या, कभी हम फॉसिल वगैरह स्टडी कर रहे हैं, पॉलन मिल गया वैसा का वैसा ही, और उसका ये जो ऑर्नामेंटेशन है इससे हमको पता पड़ जाएगा कि किस वर्ग की संवर्ग से किस वर्गक से ये बिलोंग करता है। तो क्या टैक्सोनॉमिक स्टडी में हेल्प कर सकता है क्या? यस सर, यस सर। तो fossilization of pollen is helpful in taxonomic studies also। यानी इनका फॉसिलाइजेशन भी होता है और फॉसिल वगैरह को स्टडी करके हम उसका टैक्सॉन भी पता लगा सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? सिंपल सी बातें हैं। यस सर। ध्यान रखना कि प्रतिरोधी होता है और प्रतिरोधी होता है, और इस वजह से इसका फॉसिलाइजेशन हो सकता है, यानी कि खनिजी फॉसिल को क्या बोलते हैं, तो फॉसिल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं फॉसिल को हिंदी में? जीवाश्म सर। जीवाश्म। जीवाश्मीकरण हो जाता है इसका, जीवाश्मीकरण, और जीवाश्मीकरण होने के कारण हम इसका इसके द्वारा इवोल्यूशन की स्टडी कर सकते हैं, टैक्सोनॉमिक स्टडी कर सकते हैं कि किस वर्ग का ये है ना। टेक्टम is very important for taxonomic information of the plant। Tectum is very important for taxonomic information of plant। टेक्टम के द्वारा हमें पादप के वर्गीकी का अध्ययन करने में या सूचनाओं को पता करने में सहायता होती है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलो सर। हाँ सर, ये जो आप हाई टेम्परेचर लिखे हैं उसके बाद जो नीचे में लिखे हैं वो क्या है सर? वीवी रेडिएशन, मतलब वो किरण है क्या कुछ? अल्ट्रावायलेट, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी किरण सर। हाँ, पराबैंगनी किरण।
सर इसी को एक बार और बता दीजिए ना सर प्लीज। क्लोरोपॉलिनिन बहुत ज्यादा प्रतिरोधी पदार्थ है। ये तापमान, पराबैंगनी किरणों, ज्यादा टेम्परेचर, अम्ल क्षार वगैरह और एंजाइम्स वगैरह जो है उनके लिए प्रतिरोधी होता है। इसीलिए खनिज निर्माण के समय, जीवाश्म निर्माण के समय ये ऐसे ही बचे रह जाते हैं और इनके द्वारा हम इवोल्यूशन, टैक्सोनॉमी इनकी स्टडी कर सकते हैं। और टैक्सोनॉमिक स्टडी में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? इस टेक्टम वाली परत की, जिसके ऊपर जो डिजाइनिंग है वो हमें हेल्प करती है पता करने में कि किस टैक्सॉन से बिलोंग करता है, किस टैक्सॉन का सदस्य है। ठीक है, अब इसके बाद में 3 चीजें जो एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, मैं आपको बता रहा हूं। 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पॉलन सप्लीमेंट। सर हाँ, तो फॉसिलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? फॉसिलाइजेशन को जीवाश्मीकरण, जीवाश्मीकरण या जीवाश्म। पॉलन सप्लीमेंट के बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं। पॉलन एलर्जी के बारे में पता होना चाहिए और पॉलन वायरस। 3 पॉइंट हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। बुक पढ़ोगे ये 3 पॉइंट तुम्हें मिलेंगे वहां पर और तुमको पता होना चाहिए कि क्या होता है। पॉलन सप्लीमेंट का मतलब क्या है कि पॉलन ग्रेन जो है उनके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। जैसे मल्टीविटामिन होते हैं, कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो हम मल्टीविटामिन लेते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो कमियां हैं न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी हो जाए। बिल्कुल वैसे ही पॉलन सप्लीमेंट जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे विटामिन वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, जो न्यूट्रिशन होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए इसे खाया जाता है किसके रूप में? टैबलेट के रूप में या फिर सिरप के रूप में। ठीक है, कंज्यूम एज टैबलेट और सिरप कौन खाते हैं? मेनली जो एथलीट्स होते हैं या जो रेस हॉर्स होते हैं तो उनके द्वारा ये कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है। समझ गए क्या? जो खिलाड़ी वगैरह हैं जो रेस में घोड़े भाग लेते हैं उनको पॉलन सप्लीमेंट खिलाया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, और ज्यादा फिट हो जाए, ताकतवर हो जाए। समझ गए पहला पॉइंट? यस यस सर। सर। तो सबको पॉलन सप्लीमेंट का मतलब क्या है कि पराग कण जो होते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, उनका साइटोप्लाज्म में बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। उस साइटोप्लाज्म में उनके पास बहुत सारे विटामिन वगैरह होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पोषक प्रकार के होते हैं और इन्हें एथलीट्स द्वारा खाया जाता है। इन्हें किसके द्वारा खाया जाता है? जो घोड़े होते हैं रेस में भाग लेते हैं उनके द्वारा खाया जाता है। पॉलन एलर्जी, एलर्जी का मतलब जानते हो? एक बार क्या होता है, कुछ चीज की एलर्जी होती है, हमारे सांस के थ्रू हमारे लंग्स में, हमारे ट्रेकिया में जाएगा, क्या होगा? नोज में क्या छींक आ रही है, गले में चला गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो ऐसा सब हो जाता है। तो वो क्या होता है? पॉलन एलर्जी। एक बार पॉलन ग्रेन यदि हमारी बॉडी में चला जाता है, सपोज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया, तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऐसे बिहेव करता है कि पता नहीं कौन आ गया, और पता नहीं कौन आ गया तो वो क्या करेगा? वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाएगा, कई बार वो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह भी कर देते हैं, सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है, अस्थमा के जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। समझ गए क्या? क्या होता है कि कुछ लोगों को एलर्जी होती है। जैसे क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई जैसे मान लो तुम लोग हो, मैं तुम्हारी बात करता हूँ कि तुम लोग जो हो वो जब छोटे थे या अभी भी छोटे हो, तो अभी तो खैर थोड़े समझदार हो गए होगे, जब तुम छोटे थे तो तुम इतने नालायक थे कि दिन भर इधर उधर खेलते रहते थे। कहीं पार्क में खेल रहे हो, कहीं इधर उधर रोड के किनारे कहीं पे घूम रहे हो, और कहीं पे भी जा रहे हो, और ऐसे सब उल्टी पुल्टी जगहों पे। तो वहां पर क्या, वहां पर कुछ पेड़ वगैरह, प्लांट्स वगैरह जो भी है, उनके पॉलन उड़ रहे हैं, बचपन में तुम्हारे कांटेक्ट में आ गए वो पॉलन। अब जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारी इम्यूनिटी बन रही थी, उसी टाइम पे वो पॉलन ग्रेन तुम्हारी बॉडी के कांटेक्ट में आया, तुम्हारी डिफेंस मैकेनिज्म को बार-बार के बाद, मतलब 1-2 बार हो सकता है उसे प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन उसे आदत हो गई, उसको पता लग गया कि पॉलन ग्रेन है, ये तो रोज इधर घूमता रहता है, क्या करें। तो बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया और अगली बार उसके लिए ज्यादा खतरनाक रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है, तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जो बचपन से ही घर में रहा है, एसी में रहा है, मम्मी पापा बाहर खेलने के लिए जाने नहीं देते, और बड़े ही सोफिस्टिकेटेड जगह पे जाता है, मॉल में घूमता है, और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर उसे ऐसे कोई पॉलन मिल नहीं रहे।
इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं पड़ रहा है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे पॉलन भी होते हैं जिसके कांटेक्ट में हम आ सकते हैं। क्या कर रहा है फिर वो, फिर जब वो बच्चा बड़ा हुआ और बाय चांस उसे कहीं पे जाना पड़ रहा है, वो पार्क में गया या वो कोई ऐसी जगह पे गया जहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स वगैरह है और वहां पे जो पॉलन है वो उसके गले में, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाए, तब क्या होगा, तब उसकी बॉडी को लगेगा यार ये क्या आ गया बॉडी के अंदर, इसको भगा भगा, और बॉडी जो है वो एक्सैजरेटेड रिस्पांस देना स्टार्ट कर देगा। क्या हो जाएगा, सर्दी खांसी वगैरह जैसा हो सकता है, जुकाम वगैरह हो सकता है, नेजल डिस्चार्ज, और म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ट्रेकिया जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी और क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में उसे अस्थमा के जैसे सिम्टम आने लग जाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलन एलर्जी। ठीक है, हे फीवर भी बोलते हैं इसी टाइप के एलर्जी के लिए। ठीक है, हेलो समझ गए एलर्जी क्या होती है, समझ गए पॉलन एलर्जी। और हमारे यहाँ पर कॉमन पॉलन एलर्जन जो है उसके कुछ नाम ध्यान रखना। पार्थीनियम, सुना है क्या, पार्थीनियम जिसे हम कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, ये एक कॉमन पॉलन एलर्जन है। उसके अलावा अमेरेंथस, एक प्लांट का नाम ध्यान रखना, अमेरेंथस, ये भी कॉमन पॉलन एलर्जन है। चीनोपोडियम, क्या होता है चीनोपोडियम, चीनोपोडियम होता है बथुआ, कॉमन पॉलन एलर्जन है। रिसिनस, क्या होता है रिसिनस, कैस्टर होता है। तो ये चार नाम तुम्हें ध्यान रखने हैं कॉमन पॉलन एलर्जन के। सबसे कॉमन इसमें पार्थिनियम या कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास। आई बात समझ में? सर ये बाहर से आया है ना पार्थेनियम अपने इंडिया में? हाँ, ये पार्थिनियम जो है वो बाहर से, जब इंडिया जो है वो व्हीट वगैरह की अच्छी वैरायटीज को इंपोर्ट कर रहा था, उस टाइम पे ये उनके साथ में आ गए थे और यहाँ पर सर ये एमेरेंथस, हेलो सर, ये वही है ना जो एमेरेंथस जो जहरीला है करके लिखवाए थे आप? जहरीला पता नहीं, अमेरेंथस जहरीला नहीं होता, ये लोग के फ्लावर होते हैं, इस टाइप का प्लांट होता है, जहरीला नहीं होता ये। पॉलन जो है वो खतरनाक है, पॉलन एलर्जी हो सकती है इससे। ठीक है, पॉलन वायबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो कितने टाइम तक पॉलन ग्रेन जो है वो जिंदा रह सकता है, उसको हम बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। मींस टाइम टिल पॉलन ग्रेन retain until pollen grain retain the capacity of germination, कितने टाइम तक उसके अंदर अंकुरण की क्षमता है, उससे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम पॉलन वायबिलिटी बोल देते हैं। कुछ फैमिली के अंदर जैसे रोजेसी, फेबेसी, सोलेनेसी, इनके अंदर पॉलन ग्रेन है वो कितने टाइम तक रह सकते हैं, 1 मंथ, few months। और ऐसे ही 30 मिनट्स, हाफ एन आवर की पॉलन वायबिलिटी होती है किसकी, व्हीट राइस की, व्हीट राइस। तो पॉलन वायबिलिटी वेरी करती है बहुत ज्यादा, कुछ के अंदर कुछ महीनों, कुछ के अंदर कुछ मिनट्स। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है डेटा, ये ध्यान रखना। ये तीनों पॉइंट जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए बहुत ही आसान है, लेकिन मैंने इसलिए तुमको अलग से ऐसे डिस्कस कर लिया पॉइंट वाइज क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है और इसलिए तुमको ये पता होना चाहिए, है ना। सर ये लास्ट सर वो वाला पॉलन एबिलिटी है या विएबिलिटी? क्या वो बच्चे, वो पॉलन एबिलिटी लिखा हुआ है कि विएबिलिटी लिखा हुआ है? वायबिलिटी, वायबिलिटी यानी कि इसको बताइए ना, क्या बोलते हो पॉलन वायबिलिटी को, परागकण की जीवन क्षमता। वायबिलिटी होती है जीवन क्षमता, कितने टाइम के लिए वो अंकुरण की पावर रखता है, वो उसकी वायबिलिटी होती है या जीवन क्षमता। तो माइक्रोस्पोर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इस माइक्रोस्पोर से नल युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और मैं इसको गैमेटोजेनेसिस भी बोल सकता हूँ, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल गैमेट होते हैं, यानी इसके अंदर मेल गैमेट भी बन रहे हैं, इसलिए इसको हम माइक्रो गैमेटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, नर युग्मक का निर्माण। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस।
जेनेसिस। समझते हैं क्या होता है? देखो माइक्रोस्पोर हमारा बन गया, ये है माइक्रोस्पोर। एम की 2 एन माइक्रोस्पोर बन गया है, हैप्लॉइड। इस माइक्रोस्पोर के अंदर होता है माइटोसिस। कौन सा माइटोसिस हुआ? प्रथम माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस, समसूत्री विभाजन की तरह। और ये समसूत्री विभाजन होता है, इसके साथ में जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो इक्वल होता है कि अनइक्वल होता है? अनइक्वल। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, असमान कोशिका द्रव्य विभाजन। यदि असमान कोशिका द्रव्य विभाजन होगा तो ये कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर भी बच्चों बीच में इसके चारों तरफ जो दूसरी कोशिका बन रही है, इसके चारों तरफ कैलोस का लेयर है। कैलोस है यहाँ पर भी, जो मोटा सा भत्ती बना रहे हैं क्या है? ये कैलोस है। और दो केंद्र बन गए। माइटोसिस हुआ तो दो केंद्र बन जाएंगे, सिंपल सी बात है, दो केंद्र बनेंगे। एक केंद्र जो है वो तर्कु के आकार का होगा, स्पिंडल शेप होगा, एक ये सेल बन गई। और दूसरा जो है बड़ा वाला जो सेल है, इसके अंदर जो केंद्र बनता है वो इर्रेगुलर बनता है। मैं अभी एग्जाइम लेयर नहीं बना रहा हूं, सिर्फ अंदर की बात समझा रहा हूं तुम्हें। एग्जाइम लेयर जो है वो प्रेजेंट है, वो जैसा तुमने पहले पढ़ा हुआ है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। मैं बना दूं क्या? ये बना देता हूं साथ में। कुछ इस तरीके से दो कोशिकाएं जो बनी है, इसमें से बड़ी वाली कोशिका क्या नाम है? वेजिटेटिव वेजिटेटिव सेल। छोटी वाली कोशिका क्या नाम है? जनरेटिव जनरेटिव सेल। सेल। बड़ी वाली कोशिका का केंद्र जिसका इरेगुलर शेप है उसे क्या बोलते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। नलिका केंद्र, ट्यूब न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल कायिक कोशिका, जनरेटिव सेल जनन कोशिका। अब देखो, अब क्या होता है, यहाँ पर बीच में ये जो वॉल है ये किसका बना हुआ है? ये कैलोस का बना हुआ है। अब यदि इस वॉल को डिसॉल्व करना है, कौन सा एंजाइम चाहिए? बोलो। तो कैलेज एंजाइम अब कैपिटम से नहीं आ रहा है, अब ये कैलेज एंजाइम इस सेल ने खुद बनाया है। वेजिटेटिव सेल ने खुद बना के इसको डिसॉल्व किया है। क्या हो जाएगा? कैलेज एंजाइम जो है वो इन दोनों के बीच में जो वॉल है उसे डिसॉल्व कर देगा। वॉल को डिसॉल्व कर देगा तो कंडीशन कैसे हो जाएगी? तो फिर कंडीशन जो है कंडीशन जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी कि वॉल डिसॉल्व हो गई और ये जो सेल है वो किसके अंदर आ गया? ये बड़ी वाली सेल के अंदर आ गया। यानी कि जो वेजिटेटिव सेल है उसने क्या किया? जनरेटिव सेल को इंगल्फ कर दिया। कैलेज एंजाइम क्या कर रहा है? कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम dissolve the wall around generative cell and it is
engulfed by vegetative सेल। तो एक बड़ी सेल के अंदर दूसरी छोटी सेल आ गई, इसका न्यूक्लियस। एक बड़ी सेल के अंदर दूसरी छोटी सेल जो है वो एंटर हो गई, आ गई कुछ इस तरीके से। कौन सी सेल के अंदर? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के अंदर आ गई है क्या? जेनरेटिव सेल। क्या ये फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है कि पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है? partially डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट में तो 3 सेल्स होते हैं, अभी 2 ही सेल है। कितने सेल स्टेज हुआ ये है 2 सेल स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट। 2 सेल स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अभी ये मेल गैमेटोफाइट मैच्योर नहीं है, अभी ये इमैच्योर है। लेकिन पॉलन मैच्योर हो गया। पॉलन जो है मैच्योर हो गया, मतलब पॉलन जो है वो बाहर निकलने के, उड़ने के लिए तैयार है। क्या होता है? क्या होता है बताओ? 60% 2 स्टेज वाला रहता है। yes, in 60% angiosperm pollination occurs in 2 cell stages. रेस्ट 40% में कितने सेल स्टेज में पॉलिनेशन होगा? 3 सेल स्टेज में। रेस्ट 40% में 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होगा। चाहो तो लिख लेना यहाँ पे ब्रैकेट में, इन रेस्ट 40% पॉलिनेशन occurs in 3 cell stages. सेकेंड माइटोसिस, अभी तक एक ही माइटोसिस हुआ था, अब सेकेंड माइटोसिस हो रहा है। किसके अंदर? इन जनरेटिव सेल। कहां पर? जब ये पहुंच जाएगा स्टिग्मा। ऑन स्टिग्मा एट द टाइम ऑफ pollen germination। अब ये pollen grain जो है 2 सेल स्टेज में उड़ करके कहां पे पहुंच गया? स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा। और वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर अब इसके अंदर सेकंड माइटोसिस हो रहा है। सेकंड माइटोसिस होगा तो क्या हो जाएगा? तो अब जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करके क्या करेगा? वो 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेगा। एग्जाम्पल लिए जर्म पोर के थ्रू ये बाहर आ गया है पॉलन ट्यूब। दिस इज व्हाट? दिस इज पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की वॉल किसकी बनी है? एक्साइन की इंटाइन? दिख पा रहा है सबको? इंटाइन। वेरी गुड, सबको दिख पा रहा है कि इंटाइन वाली लेयर जो है वो बाहर की तरफ निकल गई। और ये जो पॉलन ट्यूब है इसकी टिप के पास में हो सकता है, तो हमेशा वो जरूरी नहीं है। कौन? ट्यूब न्यूक्लियस। ये वाला न्यूक्लियस है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस। और जेनेटिक सेल ने डिवाइड कर लिया तो कितने मेल गैमेट बन गए? 2 मेल गैमेट बन गए। ये बन गए मेल गैमेट्स। तो इस तरीके से बन गया क्या? ये क्या है? ये है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब क्या बन गया है ये बन गया है, इसको मैं कहां पे लिख दूं? यहां लिख देता हूं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। कितने सेल हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में? 3। तो सही से लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे इसलिए मैंने इस डायग्राम के अंदर ही लिख दिया। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट 3 सेल स्टेज है वो आ गई है कहां पर? स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है? क्या इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? क्या मेल गैमेट बन गया है क्या? मेल गैमेट क्या मैं इसे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बोल दूं? किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर।
फटाफट से नोट कर लो। मेल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, फीमेल पार्ट पढ़ेंगे। डन सर। हाँ बना लिए क्या? सर पीछे का बचा है। सर नहीं हुआ है। हेलो सर। बोलो बच्चे। अभी टेस्ट में टेरिडोफाइटा तक आएगा ना? क्या बोलो बच्चे? टेस्ट में टेरिडोफाइटा तक आएगा ना? हाँ टेरिडोफाइटा तक कि ब्रायो तक? ब्रायो तक ही। अब ब्रायोफाइटा तक था। ब्रायोफाइटा तक आएगा ना? ओके सर। ओके अभी स्पीच जो है वो हमारा अच्छा वो आ चुका है। अभी हम जल्दी जल्दी टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते जाएंगे। बस तुम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। यस सर। पढ़ने का तरीका चेंज मत करना। देखो स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर स्लो पढ़ाने का रीजन क्या था कि तुम्हें ना पढ़ने का तरीका पता पड़ जाए। पढ़ने का तरीका जो है वो यही होता है, डायग्राम बनाओ ढंग से, चीजें लिखते हुए सही से पढ़ो। माइंड में पिक्चर बननी चाहिए। माइंड में यदि पिक्चर बन गई तो फिर खेल करो, तब फिर तुमको कोई नहीं हरा पाएगा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लैंग्वेज की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। एग्जाम में लैंग्वेज इजी ही आता है नीट में। और यदि कहीं पे वर्ड में तुम्हें दिक्कत आएगा तो तुम्हें इंग्लिश जो है वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इंग्लिश के टर्म्स जो है वो इजी होते हैं, याद भी रह जाते हैं, कंफ्यूजन भी कम होता है। हिंदी वाले टर्म्स में कई बार कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए तुम इस लैंग्वेज मिक्स लैंग्वेज में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इसका। चलो रेस कर दो। यस हेलो सर। ठीक है। सर माइक्रो गैमेटोजेनिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? माइक्रो इसको बोलते हैं नर युग्मक जड़। नर युग्मक जड़। नेक्स्ट इसकी बात में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आज बोर्ड का हमने पूरा सही यूज कर लिया। चलो देखो नेक्स्ट हम देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्ट्रक्चर। क्या होता है वो? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोल देते हैं हम गाइनोशियम। हिंदी में क्या बोलते हैं? जायम। क्या ये जायम है? अब जायम की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर यूनिट क्या है? यूनिट होता है कार्पल और पिस्टिल। गाइनोशियम का यूनिट क्या है? यूनिट इज कार्पल और पिस्टिल। अब मैं उस बात से पर्दा उठाऊंगा आज जो तुम्हारे दिमाग में कई टाइम से चल रही होगी, बट तुम्हें आज तक पता नहीं होगा कि कार्पल और पिस्टिल क्या एक ही होते हैं कि अलग अलग? कार्पल और पिस्टिल एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? एक ही होता है। एक ही होता होगा। एक ही होता होगा ऐसा लगता था, लेकिन एक ही नहीं होता है। अलग अलग होता होगा सर। यस वेरी गुड, इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो अलग अलग होता है। और डिफरेंस क्या है? अलग अलग होता है तो डिफरेंस क्या है? देखो डायग्राम के थ्रू ही समझ में आएगा तुम्हें। हम देखते हैं कि गाइनोशियम दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? दो टाइप का। एक हो सकता है मोनोकार्पिलरी या फिर हो सकता है मल्टी कार्पिलरी। हो सकता है मल्टी कार्पिलरी। पता पड़ रहा है कार्पल क्या होता है? कार्पल के अकॉर्डिंग, पिस्टिल के अकॉर्डिंग नहीं है, कार्पल के अकॉर्डिंग है। और मल्टी कार्पिलरी में भी दो कंडीशन होती है, तो कार्पल्स फ्यूज हो तो उसे बोलते हैं हम सिन कार्पस, और या फिर कार्पल अलग अलग हो तो उसे बोलते हैं
एपोकार्पस। अब यदि एक ही कार्पल है, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर लगे हुए ओवरी, यह है स्टिग्मा, यह है स्टाइल और ये है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ऐसे किसी फ्लावर के लिए हम बोल सकते हैं कि इसके लिए कार्पल और पिस्टिल दोनों एक ही बात है। जो कार्पल है वही पिस्टिल है। एक स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मतलब एक कार्पल या एक पिस्टिल, मोनोकार्पलरी। एग्जांपल क्या है मोनोकार्पलरी का? एबीसी फैमिली, बीट्रेस वाली फैमिली, ओएससी फैमिली, ओएससी फैमिली, ठीक है। मैंगो जो है मैंगो। तो ऐसे कुछ एग्जांपल तुमने सुने होंगे मोनोकार्पलरी। इनके लिए कार्पल पिस्टिल एक ही बात है, लेकिन इस डायग्राम की जरूरत नहीं, यहाँ पर ही समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर सिनकार्पस में हम क्या देखते हैं? सिनकार्पस में हम देखते हैं कि सपोज एक कार्पल था, ऐसे ही दूसरा कार्पल था, मान लो ऐसे ही एक तीसरा कार्पल था, मान लो एक चौथा कार्पल था। वो सारे के सारे कार्पल जो है वो फ्यूज हो गए, कुछ इस तरीके से फ्यूज हो गए। समझ रहे हो क्या हुआ? बहुत सारे कार्पल थे लेकिन वो फ्यूज हो गए और एक कॉमन गायनोस्ट्रियम बना दिया इन्होंने। तो क्या होगा? अब ये जो यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ये कैसे बनाया है? ये बहुत सारे कार्पल के फ्यूज होने से बनाया है। अंदर से चैम्बर्स भी हो सकता है कि तुम्हें दिख जाए, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा चैम्बर से कि ये बहुत सारे कार्पल से फ्यूज होकर बना है। एग्जांपल पोटैटो, टोमेटो, सॉरी पोटैटो तो तुमने देखा नहीं होगा, फ्रूट टोमेटो। सर हाँ बच्चे, मोनोकार्पिलरी क्या है? मैं लेफ्ट हो गया था, बताओ ना फिर से। मोनोकार्पलरी में क्या होता है? एक कार्पल होता है, एक स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, सिंगल स्ट्रक्चर जो है उससे बना हुआ है, इसलिए हम इसको मोनोकार्पलरी बोल रहे हैं। लेकिन मल्टीकार्पलरी में जब हम सिर्फ कार्पस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कार्पल जो है वो फ्यूज हो गए, और फ्यूज हो गए एक कॉमन स्ट्रक्चर के अंदर। तो क्या बोलते हैं हम उसे? मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन। कई बार हमें ये इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल जाती है, किससे? जैसे टमाटर है, उसका क्रॉस सेक्शन देखा, टमाटर जो फ्रूट है उसको कट किया तुमने, अंदर से देखा चैम्बर बने हुए हैं, उसके अंदर सीड लगे हुए हैं, तो आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये बहुत सारे कार्बन के फ्यूज होने से बना है। लेकिन फ्यूज हो गया ना, तो फ्यूज हो गया तो इसके पास एक सिग्मा दिख रही है तुम्हें, एक स्टाइल दिख रहा है और एक ओवरी दिख रहा है। तो इस केस में मान लो टमाटर, यहाँ पर तुमको दो दिख रहे, दो कार्बन। मैं पूछ रहा हूँ कि इस डायग्राम में कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें? तुम बोलोगे दो कार्बन दिख रहे हैं। ऐसे दो स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूज होकर बने, इसलिए दो कार्बन है। लेकिन पिस्टिल की यदि मैं बात करूं तो पिस्टिल अभी भी एक है, यानी एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी मिलके एक पिस्टिल बनाता है। चाहे वो मोनोकार्पलरी कंडीशन हो, चाहे वो मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस हो, इन दोनों ही केसेस में क्या है? इसमें तो कार्पल पिस्टिल एक ही बात है, लेकिन इसके अंदर कार्पल और पिस्टिल अलग अलग बात है। समझ रहे हो क्या? कार्पल और पिस्टिल अलग अलग बात क्यों है? यहाँ पर ये वाले डायग्राम के अंदर दो कार्पल हैं, मान लो मैंने डायग्राम बनाया, दो कार्पल है लेकिन एक ही पिस्टिल है। कार्पल कितने हैं? दो, लेकिन पिस्टिल कितना है? एक। क्यों? क्योंकि सिग्मा, स्टाइल, ओवरी हमें एक ही दिख रही है, इसलिए। क्लियर हो गई बात सबको? पिस्टिल का मतलब, स्त्री केसर का मतलब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिला के। कार्पल का मतलब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओवरी के अंदर कितने स्ट्रक्चर से या कितने ऐसी संरचनाएं मिलकर के बनी हुई इंडिविजुअल को कार्पल बोलते हैं। आई बात समझ में? यदि हम एपोकार्पस की बात करते हैं, एपोकार्पस में इसका एग्जांपल एक एंसेफेलस दिया हुआ है, एपोकार्पस की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हो कि सपोज ये थैलेमस है, तो बड़ा सा थैलेमस बना दिया मैंने, और मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ पर बहुत सारे कार्पल लगे हुए हैं। ये एक कार्पल, ये दो कार्पल, ये तीन कार्पल, ये चार कार्पल। क्या ये फ्यूज हो गए कि नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं। तो कार्पल यदि फ्यूज नहीं है, अलग अलग है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हो? एपोकार्पस। अब यहाँ पर हर कोई अपना स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी लेके बैठा हुआ है, हर एक यानी हर एक अपने में क्या है? स्त्री केसर है या पिस्टिल है। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज 8 बनाया मैंने, तो 8 कार्पल है यहाँ पर और 8 ही पिस्टिल है। यानी क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कंक्लूजन निकल रहा है कि इन मोनोकार्पलरी कंडीशन,
in monocarpillary gynoecium, carpel, monocarpillary gynoecium and दूसरे में भी मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन। कार्पेल एंड पिस्टल, यानी दो केसेस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में कार्पेल या पिस्टल में बोल दूं तो दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन इन multicarpillary apocarpus, in multicarpillary apocarpus, नहीं सॉरी, multicarpillary apocarpus syncarpus, in multicarpillary syncarpus condition, many carpel uses to form one pistil। यहाँ पर बहुत सारे कार्पेल मिलकर के एक पिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल, एपोकार्पस का एग्जांपल जो तुम ध्यान रख लोगे, माइकेलिया हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, माइकेलिया, उसके अलावा रोज, उसके अलावा लोटस, गुलाब कमल, ये सब मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस होता है। क्या बात समझ में आ गई सबको? सर नॉर्मली कार्पल पिस्टल। हेलो सर, ये जो एपोकार्पस में 8 कार्पल और 8 पिस्टिल कैसे हुआ, प्लीज बताइए ना। ये जो है ये एक कार्पेल है, तो इस कार्पेल का अपना स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है कि नहीं? ओके सर। तो एक पिस्टल हो गया, यानी टोटल 8 पिस्टल है। तो मोनोकार्पिलरी में और मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस में कार्पल पिस्टल एक ही है, बट यहाँ पर बहुत सारे कार्पल फ्यूज होकर के एक पिस्टल बनाता है। ये लोग बात। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे सर इसका हिंदी बताइए ना, जो लिखे हैं वो। क्या बच्चे, क्या बोलो बच्चों? हिंदी में क्या बोलते हैं ये सबको एक बार बता दीजिए। देखो, मोनोकार्पिलरी एक अंडपी, मोनोकार्पिलरी एक अंडपी, मल्टीकार्पिलरी बहुअंडपी, एक अंडपी बहुअंडपी, बहुअंडपी में सिनकार्पस युक्त अंडपी जुड़े हुए इसलिए युक्त अंडपी, और एपोकार्पस अलग अलग है इसलिए पृथक अंडपी। जायंट एक अंडपी बहुअंडपी, युक्त अंडपी पृथक अंडपी। समझ गए? हाँ सर, थैंक यू। इतना अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सर। ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। गुड नाइट सर, बाय बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय बाय बच्चों। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बच्चों, मोस्ट